गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग तीसरे चैप्टर में साइंस में रेशों से वस्त्र तक, इनके धागों से वस्त्र कैसे बनाए जाते हैं, धागे कौन कौन से होते हैं, रेशे कौन कौन से होते हैं, इस विषय में हम लोग पढ़ेंगे। कक्षा 6 में आपने पढ़ा होगा कि पादपों पौधों से प्राप्त होने वाले कुछ रेशे होते हैं, जिनके विषय में पढ़ा था। ऊन, रेशम आदि जो भी रेशम होते हैं वह जांतव रेशे कहलाते हैं। जांतव रेशे में ऊन और रेशम कैसे मिलता है? ऊन जो है भेड़, बकरी या कुछ अन्य जंतुओं से ऊन प्राप्त की जाती है और उन ऊनों को जंतुओं के शरीर से उतारा जाता है। अब ऊन प्रदान करने वाले जंतु कौन कौन से होते हैं? याक होता है, अंगोरा बकरी होती है, बकरी है, ऊंट है, लामा है, अल्पेका है। ये दक्षिण अमेरिका वगैरह में पाए जाने वाले जो है, ये लामा और अल्पेका जो है दक्षिण अमेरिका में पाए जाते हैं। और ये पश्मीना शाल जो बनाई जाती हैं, ये अंगोरा बकरी की होती है, जो जम्मू कश्मीर वगैरह में पाई जाती है। तिब्बत लद्दाख में याक पाया जाता है। इन सब जानवरों से ऊन प्रदान किए जाते हैं। अब इन रेशों से ऊन कैसे प्राप्त किए जाते हैं? सबसे पहले कह रहा है कि ऊन प्राप्त करने के लिए हमको भेड़ों को पाला जाता है और उन भेड़ों के बालों को काट कर संसाधित करके ऊन बनाई जाती है। भेड़ का पालन कैसे किया जाता है? भेड़ पालन और प्रजनन में करा कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं अथवा हरियाणा, पंजाब, राजस्थान और गुजरात का जो मैदानी भाग है, इनमें आप देखे होंगे कि गड़ेरियों को भेड़ों के साथ झुंडों में चराते हुए ले जाते हैं। भेड़ जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं और वे घास, पत्तियाँ वगैरह खाते हैं। भेड़ को पालने वाले को भेड़ पालक कहा जाता है और उन भेड़ों को वो चराने के साथ साथ उनको दालें, मक्का, ज्वार, खली और भी खनिज पदार्थ भी खिलाते हैं। सर्दियों में उनको घर के अंदर रखा जाता है और उन्हें पत्तियां, अनाज, भूसे, चारा आदि खिलाए जाते हैं। कह रहा है कि हमारे देश के अनेक भागों में भेड़ों को पाला जाता है ऊन प्राप्त करने के लिए। कई नस्ल के भेड़ को पाला जाता है और बड़ी मात्रा में अच्छी गुणवत्ता वाले ऊन प्राप्त किए जाते हैं। अब जब ऊन को उनके शरीर से काटा जाता है, पाली गई भेड़ों के शरीर से बालों को जब घने बाल हो जाते हैं और उनको जो काट लिया जाता है, तो उन रेशों को कैसे ऊन में संसाधित करते हैं, कैसे बनाते हैं। स्वेटर या शॉल बुनने के लिए कैसे एक प्रक्रिया होती है, एक प्रक्रिया के तहत जो है गुजरना पड़ता है। सबसे पहला चरण होता है कि भेड़ के बालों को त्वचा की पहली परत के साथ शरीर से उतार लिया जाता है। यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। यानी सर्वप्रथम भेड़ों के शरीर के ऊपरी भाग से बालों को जो काटा जाता है, यह प्रक्रिया ऊन की कटाई कहलाती है। और इसके लिए जो बाल काटने वाली मशीन होती है, जिससे नाई बाल काटता है, इन मशीनों का उपयोग करके और उनके बालों को काटा जाता है। कह रहा कि यह जो बाल काटने की प्रक्रिया होती है सामान्यतः गर्मी के मौसम में काटा जाता है ताकि उनको जो है ठंडी से हुए बच सके। इसके बाद जो कटी हुई ऊन होती है, दूसरा चरण उसका क्या कहलाता है? कह रहा कि त्वचा सहित उतारे गए बालों को बड़ी बड़ी टंकियों में डाल करके अच्छे से धोया जाता है। और धोने की जो यह प्रक्रिया है, धोने की प्रक्रिया क्या है? मतलब उससे चिकनाई, धूल, गर्द, धूल वगैरह निकल जाए। तो धोने की यह जो प्रक्रिया है, यह अभिमार्जन कहलाती है। यानी दूसरे चरण में जो बालों को टंकियों में रख करके अच्छी तरह से उनको धो करके चिकनाई, धूल, मिट्टी वगैरह निकाल दिया जाता है, यह प्रक्रिया अभिमार्जन कहलाती है। इसके बाद कह रहा है कि अब इस समय जो है अभिमार्जन की प्रक्रिया जो मशीनों के द्वारा भी की जाती है। तीसरा चरण होता है
उनकी कि अभिमार्जन के बाद उनकी छटाई की जाती है। रोमिल और रोएदार बालों को कारखानों में भेज दिया जाता है और उनको छाँट करके अलग कर दिया जाता है। चौथे चरण में होता है बालों को सुखाना, यानी उनको सुखाया जाता है और पहले से बालों में जो छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशे होते हैं उनको छाँट दिया जाता है, जिसको हम बर कहते हैं, बर कहलाते हैं। उन बर को अलग कर लिया जाता है। ये वही बर होते हैं जो कभी कभी आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं, गोल गोल निकल जाते हैं, तो उसमें से उनको छाँटा जाता है। जो कुछ बच जाते हैं वही आपके स्वेटर पर एकत्रित हो जाते हैं। इसके पश्चात पुनः उनको अभिमार्जन करके सुखा लिया जाता है और इस प्रकार उनको धागों के रूप में काते जाने के लिए वह ऊन तैयार हो जाती है। अगला पांचवा चरण होता है उन रेशों की विभिन्न अलग अलग रंगों से रंगाई की जाती है और कह रहा है कि सामान्यतः भेड़ और बकरी जो है का ऊन जो है काली और भूरे या सफ़ेद होती है, तो उनकी रंगाई की जाती है। और अंतिम चरण जो होता है उनका वह रीलिंग का है, यानी अब रेशों को सीधा सुलझाया जाता है, फिर लपेट कर से उनसे धागा बनाया जाता है और उन रेशों को काट कर स्वेटर की ऊन के रूप में छोटे रेशों को काट करके ऊनी वस्त्र बनाने के उपयोग में लाया जाता है। यह प्रक्रिया पूरी जो है वह ऊन से धागे बनाने तक, ताकि उनसे ऊनी वस्त्र बुना जा सके, यह प्रक्रिया होती है। अब इसी के तहत एक प्रक्रिया रेशम भी जानता हो रेशे होते हैं। यह रेशम कीट को पालने से उनसे जो फाइबर तैयार होता है उसे मिलता है। रेशम कीट पालन करना सेरिकल्चर कहलाता है, यानी रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन अथवा सेरिकल्चर कहलाता है। अब इसके लिए क्या करता है कि रेशम के कीट का जीवन चक्र क्या होता है, कैसे रेशम प्राप्त किया जाता है। कह रहा जो मादा रेशम होते हैं कीट वह अंडे देती हैं, जिससे लार्वा निकलते हैं और उन्हीं को हम कैटरपिलर, इल्ली या रेशम कीट कहलाते हैं। यानी जो मादा रेशम कीट अंडे देती हैं जिनसे लार्वा निकलता है वही कैटरपिलर या इल्ली या रेशम कीट कहलाता है। अब ये धीरे धीरे बढ़ करके जब अपनी अगली अवस्था में प्रवेश करता है तो यह फिर प्यूपा बन जाता है, तैयार होकर के प्यूपा या कोशित कहलाता है, जो अपने इर्द गिर्द एक जाल बुन लेता है और अपने साथ बने रहने में सहायता करता है। और इस प्रकार जो है यहाँ देखिए रेशम कीट का जीवन चक्र दिखाया गया है आपको। यह नर रेशम कीट है, ये मादा रेशम कीट है। यह शहतूत की पत्ती पर अंडे देते हैं, यह बड़ा होकर के रेशम कीट में बदल जाते हैं। फिर यह जो है कोकून बनाते हैं, कोकून में फिर यह विकासशील कीट उत्पन्न हो जाते हैं। तो यह प्रक्रिया जो होती है, ये सारी चीज़ें यह रेशम कीट के जीवन चक्र के विषय में है। रेशम कीट का धागा रेशम कीट की कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। यानी जो रेशम कीट का धागा होता है वह रेशम कीट का से जो कोकून प्राप्त होता है उन कोकून के रेशों से मिलता है। और कह रहा है कि उनसे प्राप्त होने वाला रेशम धागा रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। अर्थात टसर रेशम, मूंगा रेशम, ये रेशम की प्रकृति है, प्रकार हैं। टसर रेशम, मूंगा रेशम, कोसा रेशम तथा अन्य प्रकार के रेशम जो है रेशम कीट से के कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सामान्य रेशम कीट जो होता है शहतूत रेशम कीट से प्राप्त होता है। इस प्रकार जो है यह रेशम कीट का उत्पादन होता है। अब जो मादा रेशम कीट होती है वह अंडे देती है और वह इनका जीवन चक्र जो होता है जो रेशम कीट पालन होता है उसमें मादा रेशम कीट जो है एक बार में सैकड़ों अंडे देती है और उन अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों पर या कागज़ पर इकट्ठा करके रेशम कीट पालकों को बेच दिया जाता है। और ये रेशम कीट पालक जो होते हैं उनको उचित ताप आर्द्रता के साथ अनुकूल स्थितियों में रखते हैं और धीरे धीरे अंडों को ताप पर गर्म रखा जाता है, जिससे उन अंडों से लार्वा निकलता है। और यह लार्वा जो है फिर जब शहतूत की वृक्षों पर नई नई पत्तियां आ जाती हैं तो ये लार्वा जिसको कैटरपिलर या रेशम कीट
कहलाते हैं, वो उन शहतूत की पत्तियों को दिन रात खाते रहते हैं और जैसे जैसे खाते हैं वैसे वैसे उनकी साइज बढ़ती जाती है और लार्वा को शहतूत की ताज़ी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में फिर रख दिया जाता है और 25 से 30 दिनों के बाद वो कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं और फिर वह कोकून बनाने के लिए बांस के छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। इसके लिए जो है और इस प्रकार कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं और जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है और इसके बाद जब ये प्यूपा विकसित हो जाता है तो फिर उन रेशम फाइबर जब प्राप्त करना होता है तो उन कोकूनों की बड़ी बड़ी ढेरियों का उपयोग किया जाता है। वयस्क कीट विकसित होने से पहले कोकूनों को धूप में रखा जाता है अथवा पानी में उबाला जाता है अथवा भाप में रखा जाता है और यह प्रक्रिया करने के बाद रेशम फाइबर अलग हो जाते हैं और फिर रेशम के रूप में उपयोग के लिए कोकून में से रेशे निकालने के पश्चात उनसे धागे बनाने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है और धागे बनाने की इस प्रक्रिया को रेशम की रेलिंग कहलाती है और आजकल रेलिंग जो है विशेष मशीनों से की जाती है और जो कोकून में फाइबर या रेशम को निकालती है। इस प्रकार जो है रेशम के धागे जो है रेलिंग के द्वारा मशीनों से तैयार किए जाते हैं और फिर वह वस्त्र बनाने के लिए तैयार रहता है। आज फिलहाल वीडियो में बस इतना ही।